हम सबको पता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की कितनी अहमियत है और पिछले कई दिनों से, खास करके जब कई सालों बाद 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक नए प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं, तो राज्यों के साथ किस तरीके के रिश्ते होने चाहिए उस पर कई बार प्रधानमंत्री अपनी बात रख चुके हैं और एक नई पहल करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन राज्यों का क्या कहना है कि उनका और केंद्र का रिश्ता किस तरीके से रहे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आए। सर, और बीजेपी के मुख्यमंत्री है तो एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी होने ही चाहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हमारे साथ है। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी यहां पर स्टेज पर आए। एक बहुत बड़ी पहल देवेंद्र जी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने की है, और ये बात आज की नई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात है और कई सालों से ये बात की जा रही है। क्या आपको मोदी जी के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत सालों तक काम किया है और विपक्ष में भी काम किया हुआ है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में किस प्रकार से राज्यों को कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है, ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये उन्होंने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, ये जो केंद्र और राज्य की ये जो रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा प्रगल्भ हो। और जैसा उन्होंने कहा है कि भारत को अगर विकसित करना है तो टीम इंडिया ये उसको विकसित कर सकती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स ये मिलकर टीम बनेगी, और ये टीम एक साथ मिलकर जब काम करेगी तब भारत विकसित हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई पहल उन्होंने करने की कोशिश की है और इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है। आमतौर पर देखा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके विपरीत अगर सरकार राज्य में हो तो ये टसल काफी बढ़ता है। मोदी जी के आने के बाद आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है रावत जी? नहीं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अनिश्चितता जरूर है। प्लानिंग कमीशन के विषय में ये कह दिया गया कि इसको वाइंड अप किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य के रूप में हम ये समझ पाने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हम किसको अप्रोच करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पीएमओ को, आखिर हमारी योजना जो एनुअल प्लान है उसका स्वरूप क्या हो, हमको कहाँ तक बढ़ना है, हमारी फंड्स की विशेष तौर पर हमारे जैसे राज्य जो सेंट्रल असिस्टेंस पर बहुत कुछ मयस्सर करते हैं, उनके लिए ये अनिश्चितता और ज़्यादा बड़ी है। और एक डर भी है मन में। मैं किस बात का डर? मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे देश के अंदर कई बहुत ही डिसएडवांटेजियस रीजन हैं, डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। उत्तराखंड हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों, उन राज्यों की भौगोलिक कठिनाइयाँ, ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़ापन है, वो सब प्लानिंग कमीशन समझता था और उसको एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म भी डेवलप किया था। हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया था। टैक्स हॉलीडे के माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता भी प्रशस्त हुआ था और हम कोशिश कर रहे थे, जो हाल में प्लानिंग कमीशन ने कुछ अध्ययन करवाए, उसके जरिए नेशनल इकोसिस्टम में जो हमारी सर्विसेज हैं, जंगलों आदि के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन में जो हमारा योगदान है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके एवज में हमको कंपनसेट किया जाएगा। हमारे सामने इस समय एक गहरा निश्चय है कि हमारे राज्यों को किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होगा। ये न केवल उन्हीं का है, बल्कि जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे एससी हों, एसटी हों, माइनॉरिटीज़ हों, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हों, उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान से लेकर के मनरेगा तक कई तरीके के सपोर्ट प्लानिंग कमीशन से आते थे।
उसका स्वरूप भी निश्चित नहीं है। पहले प्लानिंग कमीशन एनजीओज के माध्यम से सिविल सोसाइटी के साथ एक इंटरैक्शन करता था और वो इंटरैक्शन बहुत कुछ उसकी पॉलिसी फ्रेमिंग को प्रभावित करने का काम करता था। अब वो इंटरैक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि टीम इंडिया प्राइम मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल वो तो सबसे बातचीत नहीं कर सकते, तो एनजीओ आदि के माध्यम से जो फीडबैक मिलता था वो कैसे मिल पाएगा। पहले राज्य अलग अलग स्तरों पर कुल मिलाकर अनिश्चितता का माहौल है, आपका ये कहना है कि नहीं ये कंसर्न छोटे चिंता लॉजिकल है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हर स्तर पर हमारे अधिकारी इंटरैक्ट करते थे, उसके बाद प्लान का एक स्वरूप बनता था। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंटरएक्शन का स्वरूप क्या मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होगा। मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं है, किससे बात करनी है, एलोकेशन कैसे होगा, और कंसर्न ठीक है, ये कंसर्न है फडणवीस जी। देखिए मुझे ये लगता है कि ये जो कंसर्न यहाँ पर दिखाई जा रही है ये आधारहीन है। देखिए हम किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप में जब एक संस्था को दूसरी संस्था रिप्लेस करती है तो वो अच्छाई के लिए ही करती है, और वही मोदी जी ने स्पेल आउट किया है। मुद्दा यहाँ पर ये है, आप मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, चूंकि यहाँ पर बात कही गई है तो उस बात का जवाब देना भी आवश्यक है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन जब शुरू की तो एक अर्थव्यवस्था को हम फॉलो करते थे। उस अर्थव्यवस्था में प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया और मोदी जी ने स्वयं ये कहा कि प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 1992 में हमने जिस समय लिबरलाइजेशन स्वीकृत किया और हमने हमारी अर्थव्यवस्था में यू टर्न लिया, उस यू टर्न को लेने के बाद अर्थव्यवस्था का जब रुख हमने मोड़ा तो उस अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए जो उपकरण हमने तैयार किए थे उन उपकरणों को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था यू टर्न लेगी और उपकरण वही रहेंगे तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संचालित होगी। और इसलिए केवल मोदी जी ने नहीं, स्वयं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि अब प्लानिंग कमीशन जिस प्रकार का रोल अदा कर रहा है उससे ये काम नहीं चलेगा, उसको उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और मोदी जी ने कौन सी बात कही है, देखिए जब हम चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बैठे थे सारे चीफ मिनिस्टर्स क्या कह रहे थे कि ये प्लानिंग कमीशन के सामने हमको भीख मांगने की जरूरत पड़ती है, और ये तो ऐसा होता है कि ये केंद्र वाले ऐसे बैठते हैं और हम मानो याचक है इस रूप में उनसे भीख मांगते हैं। मोदी जी ने ये कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए अभी जो ढांचा सामने आया है और जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उस ढांचे में राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल रहा है, ज्यादा कंसल्टेशन मिल रहा है, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, केंद्र पर ही निर्भर। देखिए वो तो पहले भी था, प्लानिंग कमीशन में किसके पास था, लेकिन उस समय यह था कि प्लानिंग कमीशन के सामने याचक के रूप में जाना पड़ता था। अब याचक के रूप में नहीं, वी आर इक्वल प्लेयर्स, केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर देश चलाएंगे, इस भावना के साथ हम साथ में बैठकर उसका निर्णय करने वाले हैं, ये इसमें परिवर्तन है। और इसलिए एक मुख्यमंत्री के रूप में जो चीजें अनुभव की है मोदी जी ने और जिसमें किस प्रकार से राज्यों को दुय्यम भूमिका मिलती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलती है, उसकी अनुभूति होने के कारण उन्होंने इस नई योजना को लाने का प्रयास किया है। और एक चीज और, स्पेशल स्टेटस की बात है, स्पेशल कंपोनेंट की बात है, साहब ये कहा जाने वाला है, ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो राज्य है देश के लिए, अब रावत साहब का राज्य आज देश की इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण राज्य है, इस राज्य की अनदेखी करके कौन सा देश सामने आज जा सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस उनको है, उनको पता है, मेरे से बहुत ज्यादा उनका अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति है। मोदी जी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, वो सारा कॉन्फिडेंस उनको है, लेकिन राजनीति में कुछ बातें करनी पड़ती है, वो बातें वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, रावत जी एक मिनट, सवाल यहाँ पर यह है फडणवीस जी कि आपका राज्य सघन राज्य है, ठीक है, आपका करीब आमदनी अगर राज्य की देखी जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी है, जो एक्साइज है, आप वैट लगाते हैं या मोटर व्हीकल टैक्स। तो छोटे राज्य है जिनकी आमदनी कम है, वो कैसे सर्वाइव होंगे इस सिस्टम में? क्यों नहीं होंगे साहब, क्योंकि उनके लिए तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जा रहा है, वो तो सारी योजनाएं चलने वाली है। उसके विपरीत मोदी जी ने तो यहां तक कहा है नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है या ये जो हिमालयन स्टेट्स है, जो छोटे राज्य है, जो देश की इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, उनके लिए तो विशेष योजनाएं चलेगी। और इसलिए मुझे लगता है साहब, देखिए एक बात तो आप राजनीति को बाजू रख दीजिए, क्या कोई देश अपने छोटे राज्यों की अनदेखी करके आगे जा सकता है?
और मोदी जी जैसा विजनरी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद क्या इस प्रकार की बात हो सकती है? ऐसा हो सकता मुझे है? ऐसा लगता है साहब, ये बिल्कुल गलतफहमी की वाली बात है। सीधा सवाल उठाए कि ऐसा हो सकता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर मिला आपको? देखिए, ऐसा यदि हो रहा होता तो जो 4 मैंने सवाल उठाए अभी, माइक उनका जो 4 सवाल मैंने उठाए, मैंने इसको चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी उठाया। क्या सवाल उनका अभी मैंने जो बताया आपने, ठीक, और उनका कोई अभी तक स्पष्ट न उत्तर आया है, न कोई मैकेनिज्म उसके लिए खड़ा करने की बात अभी लोगों के ज्ञान में आई है, संज्ञान में आई है। और जिन बातों को मेरे दोस्त ने अभी कहा कि हमको कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भारी बदलाव आ रहा है, क्या ये बदलाव केवल मार्केट फोर्सेस को एक हिस्सेदारी देने का है या मार्केट फोर्सेस की ज़्यादा शेयर है उसके रूप में है? उसको लेकर के भी जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनमें बड़ी भारी खलबली है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, देश के नीति निर्माताओं को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि मुझे एक सेकंड। दूसरी बात यह है, इस बात को कोई समझा नहीं पा रहा है कि यदि प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 60 वर्षों के अंदर और अब वक्त की जरूरत के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाने की बात सोची जा रही है, तो क्या किसी ने प्रधानमंत्री जी के हाथ पकड़े? क्या आप ये बदलाव प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके एक नई बॉडी खड़ी करके ही ला सकते हैं, या आप प्लानिंग कमीशन के उसके लिए तो आपसे बात हो रही है ना, दूसरे चीजों में कुछ बदलाव करके ला सकते हैं? राव जी, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी चीफ मिनिस्टर की, उसके लिए इसको एक थॉट देने की कोशिश नहीं की गई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो 60 साल पुराना है, उस फैसले को लेने में क्या आपने नेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश की, या आप अपनी बात को नेशनल कंसेंसस के ऊपर थोपना चाह रहे हैं? मुझे राज्यों के, इसमें मुझे बस एक चीज ऐड करनी है। आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें नहीं लिया, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे कंसल्टेशन नहीं किया, आपने कोई ऐसा ओपन हाउस कंसल्टेशन इनवाइट नहीं किया जिसके जरिए ये बातें आती और देश के लोगों को ये जानकारी होती कि अब समय आ गया है कि हमको प्लानिंग कमीशन को गुड बाय करना है और उसकी जगह पर कोई नया सेटअप लेकर के आना है। तो मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल ये कहा कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद क्या किया जाना चाहिए वो चीज भी अभी तक स्पष्ट नहीं की है। मानना यह है फडणवीस जी, मुझे जो प्लानिंग कमीशन रद्द किया, वो अपने आप घोषणा कर दिया। पहली बात तो ये है कि प्लानिंग कमीशन की ये अप्रस्तुत हुआ है, इसकी शुरुआत तो मनमोहन सिंह जी ने की, और मनमोहन सिंह जी की आखिरी स्पीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब प्लानिंग कमीशन को जो कार्यभार दिया गया था वो पूर्ण करने में प्लानिंग कमीशन सक्षम नहीं है। और उसके बाद ये डिबेट शुरू हुई है, ये मोदी जी ने शुरू की हुई डिबेट नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की। दूसरी बात, प्लानिंग कमीशन आज भी मौजूद है, और जब तक नई संस्था नहीं आती तब तक प्लानिंग कमीशन काम करता रहेगा। तीसरी बात, प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी संस्था आनी चाहिए, इसके लिए कंसल्टेशन की प्रोसेस चल रही है, और पहली बार देश में देश के सारे नागरिकों से बड़े पैमाने पर किस प्रकार की संस्था होनी चाहिए इसका कंसल्टेशन किया गया। उनसे सुन लीजिए, उनसे ऑनलाइन सारे के सारे सजेशंस मंगाए गए, और बेस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द कंट्री, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, देश के जाने माने लोगों ने अपने अभिप्राय दिए। पहली बार हजारों लोगों के अभिप्रायों को छाटा गया, उनको छाटने के बाद देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की गई, कंसल्टेशन की प्रोसेस जारी है। मैं रावत जी को भी कहना चाहता हूं, पहली बार प्रधानमंत्री सीधे मेज पर बैठकर आमने सामने मुख्यमंत्रियों को बैठाकर कंसल्टेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी जो शंका है उनको दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कंसल्टेशन की प्रोसेस से जो नई संस्था उभरेगी वो संस्था ही काम ये बात बताइए कि उनका ये कहना था कि अब
किसके पास जाना है उसको लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है साहब। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वापस बताता हूं आपको। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में प्लानिंग कमीशन आज है। प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल नहीं हुआ है। जब तक नई संस्था नहीं आती तब तक जो प्लानिंग कमीशन है वो काम करता रहेगा, प्लान उसी के पास जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। मैं एक छोटा सवाल पूछ सकता हूं अपने दोस्त से? जी। यदि प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे जैसे कुछ राज्यों ने जिन्होंने अपना एनुअल प्लान सबमिट किया है तो हमारे एनुअल प्लान पर कंसल्टेशन क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? कोई व्यक्ति तो होगा प्लानिंग कमीशन की सेक्रेटरी बुला लें, कोई तो कंसल्ट करे, तो वो कंसल्टेशन प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कोई राज्य इंक्लूडिंग महाराष्ट्र क्या ये कहने की स्थिति में है कि मेरा एनुअल प्लान फाइनल हो चुका है? देखिए एनुअल प्लान कब सबमिट होता है? सर आप तो मेरे से सीनियर हैं लेकिन मैं भी बहुत सालों से असेंबली में हूँ। एनुअल बजट कब होता है, एनुअल प्लान कब तैयार होता है? सर इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके सारे रिसोर्सेज क्या है इसको एकत्रित किया जाता है। आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन, देखिए आप समझ लीजिए, आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन या आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री दिसंबर में यह अंदाजा लगाती है कि इस साल में आपके पास कितने रिसोर्सेस होने वाले हैं। उसके आधार पर जनवरी में आप प्लान तैयार करके प्लानिंग कमीशन को देते हो और फिर कंसल्टेशन शुरू होता है। अब जब वो जनवरी आई नहीं है तो कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरू कैसे होगी? जनवरी के बाद उनको जवाब मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा साहब, 100% मिलेगा। बात हुई है मोदी जी से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में क्या हुआ, आगे क्या हुआ? देखिए चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में क्या हुआ सारे चीफ मिनिस्टर जानते हैं। हर एक शंका का समाधान मोदी जी ने किया है और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से जो चीजें हो ही नहीं रही है उन चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करके, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में है, जरूर उसकी जगह कोई दूसरी संस्था लेगी। जो संस्था लेगी उसमें राज्यों को ज्यादा से रहेगा, राज्यों की इक्वल पार्टनरशिप रहेगी, राज्यों को उससे फायदा होगा।